अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहानी है सुंदरबन के जंगल की, जहाँ मोटू पपीता रहा करता था। मोटू पपीता काफी अच्छा था, मगर कभी कभी जंगल के पक्षी उसकी अच्छाई का फायदा उठा लिया करते थे। मोटू पपीते का कोई दोस्त नहीं था। वो सुनहरी मैना को अपना दोस्त मानता था। एक दिन सुनहरी उसके पास आई। मोटू पपीते, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे फल खा सकती हूँ? सुनहरी मैना, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जब चाहो मेरे फल खा सकती हो। तुम मेरी दोस्त हो, पर तुम प्लीज मुझसे बात करने आ जाया करो। मैं अकेला बोर हो जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। वैसे तुम बहुत अच्छे हो मोटू पपीते। सुनहरी मैना मोटू पपीते के फल खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सुनहरी मैना कुछ दिन वहाँ नहीं आती। मोटू पपीता उसका इंतजार करता है और उदास हो जाता है। मेरी दोस्त सुनहरी काफी समय से मेरे पास नहीं आई। वो ठीक तो होगी ना? थोड़ी देर में सुनहरी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर मोटू पपीता बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद आई। हाँ, मैं बाहर घूमने चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं फल खा लूं? और आज मैं अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी। क्या तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? तुम्हें बताकर क्या होता? कौन सा तुम शादी में आ जाते? मत भूलो, तुम एक पेड़ हो जो सिर्फ एक ही जगह खड़ा रह सकता है। मोटू पपीते को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। सुनहरी, आज तक मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम तो सिर्फ मतलब के लिए मेरे पास आती थी। आज से हमारी दोस्ती खत्म और आज के बाद तुम मेरे फल खाने मत आना। सुनहरी वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर एक दिन जंगल में दूसरे जंगल की एक चिड़िया, परी चिड़िया आती है। उसका जंगल में कोई भी दोस्त नहीं था। जंगल में धीरे धीरे ठंड पड़ रही थी। एक दिन नीलू तोता जंगल में आया और वो मोटे पपीते के घर में बिना उसकी मर्जी के रहने लगा। अरे बाहर निकलो, कौन हो तुम? तुम ऐसे मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के नहीं रह सकते। अरे चुप रह, तेरे घर में कोई भी नहीं रहता और अगर मुझे ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं से परी चिड़िया गुजर रही थी और वो देखती है कि मोटा पपीता परेशान हो रहा है। तोते, तुम बाहर निकलो, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर तुम्हें पिटवा दूंगी। नीलू तोता घर से बाहर आ जाता है। तुम कौन हो? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तुम भी ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते। नीलू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी चिड़िया। मैंने आज से पहले तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ और अपने घर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकली थी, इसलिए मैंने देखा कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मैं मदद करने आ गई। अगर तुम्हें घर में रहना हो तो मेरे घर में रह सकती हो। नहीं नहीं, मैं खुद अपना घर बना लूंगी, आप चिंता मत करो। मैंने आपकी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पर बोझ बन जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे घर में रह सकती हो। प्लीज, आप मेरे स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाइए। अगर मेरा घर नहीं बना तो मैं आपके घर में रहने के लिए आ जाऊंगी। परी चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उधर नीलू तोते की नजरों में वो मोटा पपीता खटक गया था। नीलू तोता रोज जाता और मोटू पपीते को परेशान करता। कभी उसकी पत्तियां तोड़ लेता, कभी उसके पपीते को तोड़ लेता और मोटू पपीते को बहुत दर्द होता था। अब मैं इसका क्या करूं? मेरे पास तो कोई है ही नहीं जो मेरे लिए लड़े और इसको यहाँ से भगा दे। एक दिन परी चिड़िया उड़कर जा रही थी। मोटू पपीता उससे बोला, अरे परी चिड़िया, रुको रुको। क्या हुआ मोटू पपीते? मुझे जल्दी है। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हारा घर बन गया? अभी नहीं बना, मुझे सामान ही नहीं मिल रहा। ठंड बहुत पड़ रही है और तुम मेरे घर में रह लो। तुमने मेरी मदद की और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। ठीक है, पर क्या वो नीलू तोता आपको फिर से परेशान कर रहा है? हाँ, वो रोज आकर मुझे परेशान करता है और मेरे पपीते तोड़ता है, कभी मेरी टहनी खींचता है। मुझे बहुत दर्द होता है। मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद कर दे।
आप चिंता ना करें, मैं हूँ आपकी दोस्त और मैं आज से आपको उस नीलू तोते से बचाऊंगी। अब मैं यहीं पर रहूंगी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और बहुत नेक दिल भी। आज तक सारे पक्षी सिर्फ मेरे पपीते खाते थे, किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, मुझसे दोस्ती नहीं की, पर तुमने मुझे समझा। थैंक यू। और उसके बाद परी चिड़िया मोटू पपीते के साथ रहने लगी और कुछ दिन बाद नीलू तोता उसे परेशान करने आता है। परी चिड़िया अपने साथियों को बुलाकर नीलू तोते पर वार करती है। चिड़िया, इसे अपनी जीत मत समझना। कब तक तुम इस मोटू पपीते को बचाती रहोगी? एक ना एक दिन तो ये अकेला होगा। उस दिन मैं इसे सबक सिखा दूंगा। ये कहकर नीलू तोता वहाँ से चला जाता है और परी चिड़िया सोचने लगती है, नीलू तोता जाते जाते सही कहकर गया। मैं हमेशा अपने दोस्त के साथ ही रहूंगी, कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी और जो भी इसे परेशान करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर नीलू तोता जब भी मोटू पपीते को परेशान करने आता तो परी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खूब पिटाई करती और मोटू पपीता खुशी खुशी रहने लगा। परी को एक बहुत ही सुंदर घर और अच्छा दोस्त मिल गया था। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां सारे ही पक्षियों और पेड़ आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब बहुत ही तरह तरह के पेड़ थे और बहुत अलग अलग तरह के पक्षी उन पर रहते थे। तभी एक पेड़ चिड़िया से कहता है, अरे चमेली चिड़िया, देखो मौसम कितना अच्छा है, मन कर रहा है झूम कर नाचूं। तो नाच लो, पर तुम तो नाच भी नहीं सकते, तुम्हारे पैर ही जमीन के अंदर हैं। टीटू पेड़ तेज से सर हिलाता है और चमेली को नीचे गिरा देता है। लो, मैं तो नाच लिया, तुम गिर गई ना। तू तो पागल है, गंदा पेड़ कहीं का। वहाँ सब ऐसे ही हंसी ठिठोली करते थे। वहीं एक पपीते का भी इलाका था, जहाँ सारे पपीते और चिड़िया रहते थे। सब बहुत खुशी खुशी रहते थे। वहाँ एक मोटे पपीते का भी घर था, जो सभी पक्षियों की मदद करता था। किसी भी पक्षी को कभी भी रहने की जरूरत पड़ती थी तो वो मोटे पपीते के घर को इस्तेमाल कर लेता था। मोटा पपीता बहुत ही अच्छा था और सब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करता था। फिर एक दिन कौवा उससे कहता है, अरे मोटे पपीते, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊं? बस थोड़े दिन की बात है, प्लीज तुम अपना घर मुझे किराए पर दे दो। हाँ चलो ले लो, पर मेरे घर के अंदर कोई गंदगी मत करना। पपीता उसे अपना घर थोड़े दिन के लिए दे देता है। फिर कालू कौवे के मेहमान आकर चले जाते हैं और उसके मेहमान घर के अंदर इतनी गंदगी मचा कर जाते हैं कि मोटे पपीते को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम कितने गंदे हो कालू कौवे, तुमने मेरा सारा घर गंदा कर दिया। तो साफ कर लो मोटे पपीते, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे क्या लेना तुम्हारे घर से। मोटा पपीता ये बात सुनकर रूठ जाता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का समय आ जाता है। सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया था। बस कालू कौवा और चमेली चिड़िया ही बिना घर के थे। चमेली बेचारी मेहनत कर रही थी, पर उसे घर बनाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। पर चमेली चिड़िया बहुत अच्छी थी। पपीते भैया, मैं तुम्हारे घर में रह लूं? अब बहुत बारिश का मौसम है और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हाँ चमेली बहन रह लो, पर तुम गंदा मत करना। पहले कालू कौवा रह कर गया था और उसने मेरा घर बहुत गंदा कर दिया था। फिर कुछ समय बाद कौवा बारिश में बहुत भीग जाता है और उसे ठंड भी लगती है। फिर वो मोटे पपीते के पास ही आता है। पपीते भाई, मुझे भी अपने घर के अंदर घुसा लो, मैं ठंड से मर रहा हूँ। नहीं कालू कौवे, मेरे घर के अंदर जगह नहीं है तुम जैसे गंदे लोगों के लिए, और यहाँ वैसे भी चमेली और उसके बच्चे रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर जगह नहीं मिलेगी।
कालू कौवा ये बात सुनकर चला जाता है। फिर बारिश का समय बंद हो जाता है और सब पक्षी अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं और मौसम भी बहुत साफ हो जाता है। कुछ समय बाद जंगल में दो खतरनाक बाज आ जाते हैं जो सबको खाते हैं और पेड़ों की फसल भी खराब कर देते हैं। उन्होंने बहुत पक्षियों को अपना शिकार बना लिया था। अब वो मोटे पपीते की फसल खराब करने आ ही रहे थे। मोटे पपीते, तू कहाँ बचेगा? तेरी भी तो फसल खराब होगी, फिर तू कैसे जिंदा रहेगा? नहीं भाई, मुझे मत मारो, तुम मेरी फसल मत खराब करो। मैं तो यहाँ सभी पक्षियों को रहने के लिए घर देता हूँ। अगर मैं चला गया तो बहुत पक्षियाँ बेघर हो जाएंगे। तो हमें उससे क्या करना? हमें तो फसल खराब करने से मतलब है। हम यहाँ सारे जंगल को उजाड़ देंगे और सारे पक्षियों को मार देंगे। वहीं पीछे से चमेली उड़कर आती है और वो देखती है कि खतरनाक बाज मोटे पपीते को परेशान कर रहा है। वो फटाफट वहीं जाती है। ए खतरनाक बाज, मोटे पपीते अंकल से दूर हटो। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और अगर तुम इन्हें परेशान करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे चिड़िया, तू मेरा क्या बिगाड़ सकेगी? मैं तो ये फसल खराब ही करूँगा। तो आजा मुकाबले में। चिड़िया और बाज दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। तभी चमेली चिड़िया बाज को जंगल के दूसरे हिस्से में ले जाती है जहाँ शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। बाज चमेली चिड़िया के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए उड़ता है। फिर चमेली चिड़िया जाल के पास पहुंच जाती है और वहां से अचानक दूसरी तरफ मुड़ जाती है। बाज की रफ्तार तेज होने के कारण वो दूसरी तरफ उड़ नहीं पाता और जाल में फंस जाता है। फिर शिकारी बाज को अपने साथ ले जाते हैं और फिर चमेली चिड़िया वापस मोटे पपीते के पास चली जाती है। चमेली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। कोई नहीं मोटे पपीते चाचू, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझसे बताना। तुम्हें ऐसे कोई परेशान नहीं कर सकता। और चमेली, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोटे पपीते अंकल। मैं अभी फिलहाल अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का समय फिर से आने वाला है। अरे चमेली, तुम्हें अपना घर बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा घर तो ये है ना, तुम मेरे घर में रहना। अरे मोटे पपीते अंकल, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ चमेली, तुम मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम इसे अपने चाचू का घर समझ लेना। जब भी तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है या मुसीबत आ रही है तो तुम मेरे घर में आकर रह लेना, और इस घर में कोई नहीं रहेगा तुम्हारे अलावा। ये सिर्फ तुम्हारा घर होगा। तो आज से तुम मेरे मोटे पपीते चाचू हुए। हाँ, ऐसा ही समझ लो। और मोटा पपीता और चमेली दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं। चमेली अपने बच्चे को भी वहीं ले जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा हम बोते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मीकू। पपीते दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश की है मिठू, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। पपीते, तुम तो बड़े हो गए हो। अब तुम तो बहुत जल्दी नीचे गिरने वाले हो। हाँ, मैं गिरने वाला हूँ। काश किसी भी जानवर को पता ना चले कि मैं जादुई पपीता हूँ। कोई लालची जानवर मुझे ले गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। अरे तुम कुछ बोलना ही नहीं। ऐसा करने से किसी भी जानवर को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। हाँ, ये आइडिया सही है।
अरे वाह, मिल गया आज का खाना। मिठू जमीन पर उतरकर उसके पास पहुंचा। उसने पपीते पर 2-3 मुंह मारे और मजे से उसको खाने लगा। आह, कितना स्वादिष्ट पपीता था, मजा आ गया। काश कि अब थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा होता। उसके इतना कहते ही पपीता चमकने लगा, जिसको देखकर मिठू चौंक पड़ा और उसके सामने एक पानी से भरा मटका आ गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मेरे ख्वाहिश करते ही पहले पपीता चमका और उसके बाद यहाँ पानी आ गया। कहीं ये जादुई पपीता तो नहीं है? हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ मिठू, मैं जादुई पपीता हूँ। अगर कोई जानवर मेरा एक बाइट खाकर विश मांगे तो मैं उसकी विश पूरी कर देता हूँ। ओह अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर खाने को कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? किसी भी जानवर की 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और फिर उस जानवर के हुक्म का गुलाम नहीं रहता। तो ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। उसके इतना कहते ही पपीता हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिठू, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उस दिन के बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगे। मिठू अब जंगल के सभी जानवरों की खूब मदद करने लगा। जो भी जानवर कोई चीज चाहता, मिठू उसको लाकर दे दिया करता। ये बात जंगल में फैल गई और इसी तरह मीकू बिलौटे के कानों तक पहुंच गई। लालची बिलौटा इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए मिठू के पास पहुंचा। हाय हाय, मेरी कोई मदद करो। मिठू, कहाँ हो तुम? क्या बात है मिक्कू, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मिठू, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला फूल ला सकते हो? उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ति होती है। उसको तड़पता देखकर मिठू को उस पर रहम आ गया। तुम यहीं रुकना दोस्त, मैं बस अभी आता हूँ। कहकर मिठू अपने घर के अंदर चला गया। बिलौटा भी दबे पांव उसके अंदर झांककर देखने लगा। मिठू ने पपीते के अंदर एक मुंह मारा और फिर बोला, जादुई पपीते, मुझे अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला नीला फूल चाहिए। इतना सुनते ही पपीता चमकने लगा और उसके सामने नीला फूल आ गया। तभी बिलौटा अंदर घुस गया। अरे मिक्कू, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। ऐसा कहकर उसने जल्दी से पपीते के अंदर मुंह मारकर एक बाइट खा लिया। ए जादुई पपीते, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मेरे साथ अभी के अभी मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही पपीता चमकने लगा और हवा में उठ गया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मिक्कू। पपीते दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश की है मिठू, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। मिठू, अगर किसी को कुछ भी बताया तो मैं इस पपीते को ही खत्म कर दूंगा। अब मीकू बिलौटा वहां से निकला और पपीता भी बेबस होकर उसके पीछे पीछे उड़ गया। पता नहीं ये मिक्कू क्या करेगा। ए जादुई पपीते, आज जो शिकार भालू ने किया है उसको वहां से गायब करके अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। इतना कहते ही पपीता चमकने लगा। आज तो बड़ा ही मोटा ताजा शिकार हाथ लगा है, मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर उसने जैसे ही मांस के अंदर मुंह मारना चाहा, वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और मीकू बिलौटे के सामने आ गया। अरे वाह, कितना ताजा मांस है।
कहकर बिलौटा उसको मजे से खाने लगा। अगले दिन इसी तरह मीकू बोला, ए जादुई पपीते, आज जो शिकार बघीरा ने किया है वो अभी के अभी मेरे सामने ले आओ। उसके इतना कहते ही बघीरा की गुफा में रखा मांस वहां से गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? मेरा शिकार कहाँ गया? वाह, ये मांस तो कल वाले से भी ज्यादा मजेदार है, कहकर वो मजे से मांस खाने लगा। अगले दिन मीकू बिलौटा सोचने लगा, आज तो मेरा मन है कि शेर खान के हाथों शिकार किए हुए जानवर का मांस खाऊं। ऐसा कहकर उसने पपीते को हुक्म दिया। शेर खान ने उस दिन भैंसे का शिकार किया था और उसको अपनी गुफा में रखा था। तभी अचानक से वो गायब हो गया और मीकू बिलौटा के पास पहुंच गया। शेर खान के खाने के चोरी होने वाली बात अब पूरे जंगल में फैल गई और शेर खान ने शाम के टाइम सभी जानवरों को सभा में आने का हुक्म दे दिया। मजा आ गया, ये शेर खान का शिकार तो बहुत ही बड़ा निकला, आगे भी कई दिनों तक चल जाएगा। ऐसा कहकर वो आराम से सो गया। शाम के टाइम जब वो उठा तो उस जगह पर मीठू भी मौजूद था। मीठू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मेरे दोस्त पपीते से मिलने आया था। ये अब मेरा है, तुमको इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ए जादुई पपीते, आज तुम मेरे लिए ताजी ताजी मछलियों का इंतजाम कर दो। मीकू बिलौटे, तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, अब तुम्हारा हुक्म मुझ पे नहीं चलने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो, मीठू की तो तुमने अनगिनत ख्वाहिशें पूरी की है, फिर मेरी बस 3 क्यों? मीठू एक अच्छा तोता है, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरी मदद लेता था, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन तुम एक लालची जानवर हो, तुमने मुझसे चोरी करवाई है, अब मैं तुमको इसकी सजा भी दिलवा कर रहूंगा। चलो मीठू, सभा का टाइम हो गया है। ऐसा कहकर पपीता और मीठू दोनों हवा में उड़ गए और मीकू बिलौटा भी उनके पीछे पीछे उनको रोकने के लिए भागने लगा। सभा लग चुकी थी और सभी जानवर शेर खान के सामने खड़े थे। आज मेरा भी खाना चोरी हो गया, आखिर वो जानवर कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? तभी पपीता और मीठू वहां पहुंचे। बिलौटा भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच चुका था। शेर खान, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे, एक पपीता कैसे बोल रहा है? शेर खान, मैं एक जादुई पपीता हूँ। आज तक जंगल में जो भी चोरियां हुई वो मुझसे मीकू बिलौटा ने जबरदस्ती करवाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत मीकू बिलौटे? नहीं शेर खान, ये झूठ बोल रहा है। अगर यकीन नहीं तो आप सभी इसके घर चलिए। सुनकर सभी जानवर उसके घर पहुंच गए। वहां पर शेर खान ने देखा कि जिस भैंसे का उसने सुबह शिकार किया था वहां उसी का मांस रखा हुआ था। आज से तुम 20 दिनों के लिए काली गुफा के अंदर कैद रहोगे। शेर खान ने मीकू बिलौटे को सजा दी और फिर पपीते से बोला, पपीते, तुम अब कहाँ जाओगे? फिर से किसी लालची जानवर के हाथ लग गए तो वो तुमसे फिर से कुछ गलत काम करवाएगा। मैं तो मीठू के साथ रहूंगा, ये सबसे अच्छा है, हमेशा इसी के साथ रहना चाहूंगा। सुनकर मीठू खुश हो गया। चलो पपीते, अब तुम मेरे घर चलो। पपीता मीठू के साथ उसके घर चला गया और उस दिन के बाद से पपीता हमेशा मीठू के साथ ही रहने लगा।